धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य है। जो जब हो वो आपके सामने रख देना ही एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है। तो उसी को निभाते हुए एक मुद्दा आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि 6 दिन की जंगबंदी समाप्त हो चुकी है। आज सुबह जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तब कतर में यानी कि दोहा में बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन जंगबंदी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है जब ये प्रोग्राम आपके सामने पहुंचे यानी कि ब्रेक हो तब तक कुछ और सूरत हाल पैदा हो जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग जंगबंदी में शामिल हैं उसमें मोसाद क्या कर रही है। भाई अगर कोई विदेश मंत्री शामिल होता तो बेहतर होता, लेकिन मोसाद के साथ साथ सीआईए भी शामिल हो रही है और हमास से बात कर रही है। आप जानते ही हैं मिस्र के जरिए और कतर के जरिए बातचीत कराई जा रही है। तो इन दोनों एजेंसियों की जो उपस्थिति है वो क्या कहलाती है? क्या ये हमास को समझना चाहती हैं और सीधे सीधे अपने सामने बैठकर हमास की गतिविधियों को नोट करना चाहती हैं? क्योंकि अभी तक इतने तमाम लोग छोड़े जा चुके हैं, ये तक नहीं पता लगा पाए हैं कि उन लोगों को कहां रखा गया था, कहां से लाया जाता है और किस रास्ते ले जाकर रेड क्रॉस के हवाले कर दिया जाता है। इसके अलावा जो ताजा हालात तनातनी के बन रहे हैं वेस्ट बैंक में, वो भी एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहां पिछले कुछ दिनों के दौरान दर्जन भर से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुका है इजराइल। इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब। अभी हाल फिलहाल में उनका चैनल जो है यूट्यूब ने बंद कर दिया था, लेकिन ऊपर वाले का क्रम रहा कि 24 घंटे के भीतर ही उनका दोबारा शुरू हो गया और वो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों से मुलाकात का एक और मौका आपने हमें दिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वेस्ट बैंक में, गाजा में तो शांति है जंगबंदी के चलते, वेस्ट बैंक में जो किया जा रहा है, परसों 8 लोगों को मार डाला, कल 2 बच्चों को मार डाला, एक की उम्र 8 साल, एक की उम्र 15 साल, और वहां से जिस तरीके से लोगों को उठा उठाकर ले जाकर जेल में ठूंसा जा रहा है, ये सब क्या कहलाता है? मगरिबी किनारे में सब क्यों हो रहा है? देखिए, मगरिबी किनारे में पिछले कई महीने से हमास और जिहाद इस्लामी की सरगर्मियां बढ़ी थी, जिसको इजराइल टेररिस्ट सरगर्मियां कहता है। और रामल्ला में जो महमूद अब्बास की सरकार है उसकी पकड़ कमजोर हुई थी। ये बात अमेरिका और इजराइल दोनों कह रहे थे और वो एक तरह से इस हद तक कह रहे थे कि महमूद अब्बास को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो वेस्ट बैंक में ये इजरायली मीडिया में 2-3 महीने पहले ये बात आई थी कि जिस तरह से सन 2000 में साउथ लेबनान के हालात हुए थे, जिस तरह से 2005 में गाजा में हालात हुए थे, जिसके नतीजे में इजरायली फौजों को वापस आना पड़ा था, ऐसे ही हालात अब वेस्ट बैंक में बन रहे हैं। ये बात खुद इजरायली मीडिया कबूल कर चुका है। अब जो बात आपने उसके बारे में कही, जंगबंदी के बारे में, मैं दर्शकों को बता दूं, उस पे बिल्कुल आऊंगा ताजा। मैं, लेकिन जी। उस पे आऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ रोक रहा हूं क्योंकि इसी पे रहना चाहता हूं। 1000 फौजी कल मगरिबी किनारे में घुस गए हैं और वो हमले कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, रास्ते बुलडोजर से खोदे जा रहे हैं और उनके घरों के अंदर जो रखा हुआ सामान है घरेलू उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है? देखिए, ये मुसलसल ताकत का इस्तेमाल, मुसलसल फिलिस्तीनियों को निशाना बनाना और जो लोग जंग में नहीं हैं उनको भी निशाना बनाना, कत्ल करना, ये इजराइल की लंबी पुरानी स्ट्रेटेजी है। यही तरीका इनका है। जब हमने गाजा में 15,000 लोगों को मरते हुए देखा पूरी दुनिया ने, और वो आवाज नहीं उठी सरकारों की तरफ से, पब्लिक की तरफ से तो जरूर वो आवाज सरकारों की तरफ से नहीं उठी, पब्लिक की तरफ से उठी। और जब इतने लोगों का कत्लेआम इजराइल कर सकता है तो ये वेस्ट बैंक में भी उसी तरह से कर रहा है। ये उसका एक झुंझलाहट है। 7 अक्टूबर के बाद की जो हार है वो जी, वो अभी तक उससे बाहर नहीं निकला है, ये ऐसा महसूस होता है। आज की एक मीडिया रिपोर्ट सामने है ये जो कह रही है कि अभी तक वेस्ट बैंक में इतने लोग मारे जा चुके हैं जितने पिछले साल 2022 में भी नहीं मारे गए थे। जी, जी, बिल्कुल ऐसा है। अब से पहले तो इज़राइल के मीडिया में पूरे साल की जो तादाद आती थी वो 100, 130, 140 इस तरह से आती थी। लेकिन गाजा में जिस तरह से हमास के लोग मुसलसल उनके लिए एक दर्द सर बने हुए हैं,
200 से ज्यादा टैंक और आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो चुके इजराइल के, तो वो गुस्सा वेस्ट बैंक में भी जाकर के निकाल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जो ये सीज फायर की जो बातचीत चल रही है आगे बढ़ाने की, उसमें जरूर इस मसले को रखा जाएगा और उसको जरूर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। सही आप कह रहे हैं, लेकिन लगता है कि जैसे गाजा को तबाह बर्बाद किया गया है, यहाँ के अस्पतालों को ध्वस्त कर दिया गया है, वैसा ही कुछ मंजर अब वहां पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी वहां पर कैदियों को छोड़ा जाता है तो वहां पे एक जश्न मनाया जाता है और जश्न मनाने वालों पर गोलियां चलाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। इसराइल का मंत्री कहता है कि जश्न मनाने वाले तमाम के तमाम जो हैं वो जो क्या बोलते हैं उनको टेररिस्ट हैं जायनी वो। है, हाँ हाँ जायनिस्ट है, वो इस तरीके की जी बातें करता है। खैर, इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं दोहा की तरफ। दोहा में जो बातचीत चल रही है उसमें सबसे दिलचस्प पहलू जो मुझे लगता है वो ये है कि अमेरिका और इजराइल की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो शामिल हैं। तो इनके विदेश मंत्री क्यों शामिल नहीं है और ये एजेंसियां क्यों शामिल हैं? देखिए, एजेंसियां क्यों शामिल हैं, ये तो अब एक तरह से इंटरनेशनल फिनोमेना बन चुका है। अब खुफिया एजेंसियों के जो सरबराह हैं, जिन्हें नई टर्मिनोलॉजी में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहा जाता है, वो मुल्कों के फैसलों में ज्यादा बड़ा रोल अंजाम देने लगे। हमें याद है कि जब बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब की बातचीत हुई, वहां भी दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही थे। और जब इंडिया पाकिस्तान में बात होती है, उसमें भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे डोवल साहब मिसाल के तौर पर बहुत ही एक्टिव नजर आते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की सरकारों के एक तरह से सिस्टम अब बना है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुफिया एजेंसी का सरबराह जो है वो बड़े फैसलों में बड़ा रोल अंजाम देने लगा है। तो ये है। और इनके फैसलों के बाद फिर अब कोई उसके सामने प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोलता है, उसके सामने फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं बोलता। ये हमने कई मुल्कों के इस सिस्टम में नई तब्दीली को देखा पिछले कुछ बरसों में। क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि जो मोसाद पूरी दुनिया में अपना एक हो हल्ला मचाए रखती थी कि उससे बढ़िया खुफिया एजेंसी नहीं है, वो जिस तरीके से फैल साबित हुई है, वो अपने सामने बैठाकर हमास के लोगों से बात करके उनकी एक्टिविटी को नोट करके हमास को रीड करना चाह रही है, पढ़ना चाह रही है, समझना चाह रही है? देखिए, ये तो बिल्कुल यकीनी तौर पर होता है। बॉडी लैंग्वेज तक पढ़ी जाती है, एक एक लफ्ज के मीनिंग निकाले जाते हैं। बल्कि मुझे तो इस बात का यकीन है कि जहां कहीं ऐसी मीटिंगें होती हैं, हिडन कैमरे लगते हैं और कुछ और एक्सपर्ट कहीं स्क्रीन के पीछे कहीं उसको एनालाइज करने वाले लोग होते हैं। ये बात बिल्कुल यकीनी तौर पर कही जा सकती है। लेकिन उससे भी आगे की बात यह है कि अक्लमंदी सिर्फ एक तरफ ही नहीं है, दूसरी तरफ भी अक्लमंद लोग बैठे हैं। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उस अक्लमंदी के नतीजे में ही तो 7 अक्टूबर हुआ, जिसकी इजराइल को कोई भनक भी नहीं लगी और इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया। तो ये जो अपने आप को सुप्रीम और सुपर समझने की आदत है, ये नहीं, थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि नहीं, हम उतने सुपर नहीं है जितना हम अपने आप को समझते हैं। 47 दिनों तक बमबार्ड करने के बाद भी ये नहीं पता लगा पाए कि बंधक कहाँ रख रखे हैं। और अब जब बंधक रिहा हो रहे हैं तब भी ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि बंधकों को कहाँ रख रखा था या बाकी बचे हुए कहाँ रखे गए हैं। इस फेलियर को कैसे देखते हैं? इस फेलियर को उस प्रोपेगंडे का एक तरह से एक्सपोजर, पर्दाफाश मैं कहूंगा, जिसमें पिछले 2-3 हफ्ते में इजराइल ने कई बार दावे किए हैं कि हमने उनके टनल्स को तबाह कर दिया और 100 किलोमीटर टनल को तबाह कर दिया और हम तो बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है, अब कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उसके बावजूद एक भी आदमी अपना नहीं ढूंढ सके, एक भी हमास के किसी लीडर या कमांडर या किसी उनके लड़ाके की एक फोटो नहीं ला सके। एक भी फोटो, अगर एक भी फोटो कहीं हमास के किसी मरने वाले की इनके पास हो तो आज तक कोई पेश नहीं कर सके, सिर्फ दावे किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मन जैसा होता है उसमें दूसरा सामने वाला भी उससे ज्यादा समझदारी से काम लेता, तभी सामना कर सकता है। अब बात करते हैं 12 फौजियों की, क्योंकि जो हमास की कैद में बंधक हैं उसमें 12 फौजी भी हैं। कहा जा रहा है सिविलियंस के बदले में सिविलियंस छोड़ने के लिए तैयार है हमास, एक के बदले में 3 छोड़ दीजिए, लेकिन फौजियों के बदले में वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि 12 फौजियों के बदले में जितने भी तमाम लोग फिलिस्तीन की जेलों में बंद हैं वो सबके सब छोड़े जाएं, क्योंकि 2011 में भी एक फौजी के बदले 1000 फिलिस्तीनियों को रिहा किया था इसी नेतन्याहू ने। बिल्कुल। देखिए, हमास 2 काम कर रहा है।
एक तो ये कि औरतों, बच्चों, बीमारों, बूढ़ों उनको रिहा कर रहा है, और खुद जो फॉरेनर्स हैं कई मुल्कों के, जिसमें थाईलैंड के थे, अभी कल 2 रूस रशियन सिटीजनशिप वालों को भी छोड़ा है। तो वो एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर अपनी साख बना रहा है। दूसरे, वो दबाव इजराइल पर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ना शुरू किया है तो सबको छोड़ दिया है। और ये जो अमेरिका के एम्बेसडर ने 2 दिन पहले कहा था तेल अवीव में कि जब तक एक-एक वापस नहीं आ जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे, उसके 2 मानी थे। एक तो ये सीज फायर एक्सटेंड होने वाला है, दूसरे ये कि इनकी कोशिश है कि सबको ले आएं, लेकिन सब आ पाएंगे अभी इतने आसानी से, ये मुझे नहीं लगता। नहीं तो 12 फौजी जो हैं, क्या वो गेम चेंजर साबित होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और मुझे तो 11 से पहले भी कहीं ना कहीं ये फिगर आकर के रुकेगी, छोड़ने का सिलसिला रुकेगा। ये चूंकि सिक्योरिटी के लिहाज से भी वो ये नहीं चाहते कि उनकी हिरासत में इजरायली मरें। जो जो कुछ डेड बॉडीज भी आने की बात हो रही है। अब से पहले हमास बता चुका है कि 50 कैप्टिव्स मारे जा चुके हैं इजरायली, खुद इजराइल की बम्बार्डमेंट में। तो जी। वो ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर उनका एक तरह से रिकॉग्निशन भी हो, स्वीकृति बढ़े, और उनको इस इलाके के फैसले में अहम रोल अदा करने वाला समझा जाए। वो जो टेररिस्ट कह करके रिजेक्ट करने का मिजाज दुनिया में पैदा किया है इजराइल और अमेरिका ने, उससे दुनिया बाहर आए और ये समझे कि हम अपने मुल्क को आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, टेररिस्ट नहीं है। ये बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, राह बहुत कठिन है पनघट की, क्योंकि अब इजराइल के पीएम ने जिस तरीके से गाजा में जाकर खड़े होकर अपने आप को दिखाने की कोशिश की है, जो है कि वो बड़े युद्धवीर हैं, शूरवीर हैं। उसके बाद ये बात करना कि 2 नेशन स्टेट सॉल्यूशन जो है उसकी ओर आगे दुनिया बढ़ रही है और हमास की स्वीकार्यता बढ़ी और हमास अपना दबदबा बढ़ा रहा है, तो कितनी ताकत के साथ हमास पलटवार करता है या अपनी रणनीति बनाता है, ये देखने का विषय आने वाले समय में जरूर होगा। आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आप अपने दर्शकों से हमारी मुलाकात करा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।